बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन स्टार्ट करते हैं ज़रा और देखते हैं ज़रा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीज़ें कर ली थी और आज हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने आईएएस 23 स्टार्ट किया था और आईएएस 23 था क्या, दैट इज़ द बोरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाई गई थी कि इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। सो नॉर्मली हम इंटरेस्ट को करते क्या थे, हम इंटरेस्ट को आज तक पीएनएल में चार्ज करते आ रहे थे, यानी कि इसकी जो बेसिक ट्रीटमेंट की जाती थी दैट वाज कि इट वाज चार्ज टू पीएनएल। बट आईएएस 23 के नुज़ूल के बाद अब ये बात कंफर्म हो गई कि इंटरेस्ट सिर्फ पीएनएल की ज़ीनत नहीं बनेगा, बल्कि वो बैलेंस शीट की ज़ीनत भी बन सकता है। बैलेंस शीट की ज़ीनत बनने का मतलब ये है कि वो एसेट का पार्ट बन जाए। अच्छा, एसेट का पार्ट कब बनेगा? उसके लिए आईएएस 23 ने एक छोटी-सी कंडीशन ये रखी कि अगर आपने कोई लोन अमाउंट बोरो की है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, अब ये क्वालिफाइंग एसेट क्या है? क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट है दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू कंप्लीट, यानी कि जिसको बनने में मिनिमम 6 महीने लगे एंड वो एसेट या तो आप यूज़ करेंगे या आप सेल करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस हम उसको कहेंगे इट्स अ क्वालिफाइंग एसेट। तो उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है और उस पे कोई इंटरेस्ट दिया है, सो दिस शुड हैव बीन पार्ट ऑफ योर एसेट, यानी कि हम उसको कैपिटलाइज़ कर लेंगे। अब वो इंटरेस्ट पीएनएल में चार्ज नहीं होगा। खैर, फिर इसके बाद हमने देखा और भी हमने बहुत सारे मामलात इसके अंदर देखे कि क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज़ेशन कब स्टार्ट करनी है। तो हमने देखा कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज़ेशन तब स्टार्ट होगी when all three criterias are met. Number one, the activities started, expenditure incurred, and obviously the loan amount borrowed. अच्छा, expenditure incurred और activity started ये नॉर्मली दो पैरेलल इवेंट्स हैं। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन 1 जून, सो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसी दिन जो है वो आपके पास जो है वो एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो इट मींस एक्टिविटीज स्टार्टेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, दीज आर द टू पैरेलल इवेंट्स। एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, सो ऑब्वियसली आपने एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी। सो अगर ये तीनों क्राइटेरिया जिस डेट पे अवेलेबल होंगे या मीट करेंगे, उसी दिन से हम उसकी कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई एक क्राइटेरिया भी मीट ना करे तो फिर अभी फिलहाल हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सर क्या हम बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात हमने इस दौरान देखी थी वो ये कि जो बोरोइंग्स हैं वो दो तरह की होंगी, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपने कोई अमाउंट बोरो किया है स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट बैंक से बोरो की थी फॉर जनरल एक्टिविटीज, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट में यूज कर लिया, सो दैट विल बी नोन एज व्हाट द जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर हमारा काम क्या होगा? स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर स्पेसिफिक 11 बजे यार, 11 बजे स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, एक हमें कैलकुलेट करना है क्या, नंबर वन द बोरिंग कॉस्ट, और नंबर टू हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इनकम। ये दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने पूरा तरीका देखा था। इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने पूरा प्रोसीजर देखा था उसके अंदर। अच्छा, आज जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं दैट इज द सस्पेंशन ऑफ वर्क। व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ वर्क? सस्पेंशन ऑफ वर्क हमारे पास क्या है? सस्पेंशन ऑफ वर्क हमारे पास क्या है, गौर से सुनिएगा जरा। सस्पेंशन ऑफ वर्क है फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक कंस्ट्रक्शन मेरे पास यहाँ पर चल रही है, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन के अंदर सस्पेंशन आ जाती है। सस्पेंशन का मतलब क्या है? सस्पेंशन का मतलब क्या है सर? सस्पेंशन का मतलब है रुकावट। सस्पेंशन का मतलब क्या है? रुकावट, यानी कि कोई हर्डल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। अच्छा, वो जो रुकावट या जो हर्डल है, अब वो हर्डल या रुकावट दो तरह की हो सकती है। आई रिपीट कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर कोई सस्पेंशन, अच्छा सस्पेंशन का मतलब क्या है कि कोई रुकावट आ जाती है, कोई आपके पास हर्डल आ जाता है। यार, हर्डल या रुकावट, रुकावट किसको कहते हैं? अली, तुम इस चीज को समझोगे कि रुकावटें दो तरह की होती हैं, सस्पेंशन दो तरह की होती हैं, रुकावटें दो तरह की होती हैं। एक होती है नॉर्मल सस्पेंशन, अगली बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक होती है नॉर्मल सस्पेंशन, एक होती है नॉर्मल सस्पेंशन, और एक होती है एबनॉर्मल सस्पेंशन। आई रिपीट, रुकावटें दो तरह की होती हैं, रुकावटें दो तरह की होती हैं, रुकावटें दो तरह की, एक होती है नॉर्मल और एक होती है एबनॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल सस्पेंशन क्या है, नॉर्मल रुकावट क्या है? अली तो उस चीज को समझेगा, अली तो उस चीज को बहुत पर्सनली समझेगा। नॉर्मल सस्पेंशन किसको कहते हैं, नॉर्मल रुकावट किसको कहते हैं? भाई नॉर्मली रुकावट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, पेपर्स चल रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, बिजी हैं,
घर में शादियां चल रही हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहे। अली, आप तो समझते हैं ना मैं बिजी, आप समझ रहे हैं अली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो आपकी सस्पेंशन है ना, ये रुकावट, ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल सस्पेंशन आपके पास चल रही है, ये नॉर्मल सस्पेंशन चल रही है, ये नॉर्मल रुकावट है आपके पास। लेकिन एबनॉर्मल सस्पेंशन क्या है? और एबनॉर्मल सस्पेंशन क्या है अली? अली, एबनॉर्मल सस्पेंशन क्या होगी? कि अब्बू ने मना कर दिया, खाला नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही, और सबसे बड़ी एबनॉर्मल सस्पेंशन इस्तिखारे में ना आ गया। तो ये क्या है? ये एबनॉर्मल। सर, दोनों को अगर आसान जबान में हम डिफाइन करें, सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल सस्पेंशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और एबनॉर्मल सस्पेंशन किसको कहते हैं? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। याद रहे, नॉर्मल सस्पेंशन किसको कहते हैं? कि जो कि आपके प्रोसेस का पार्ट हो। एबनॉर्मल सस्पेंशन किसको कहते हैं? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो आपके प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं दैट इज द एबनॉर्मल सस्पेंशन। अच्छा, नॉर्मल सस्पेंशन के अंदर क्या होगा? नॉर्मल सस्पेंशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल सस्पेंशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? याद रखिएगा कि नॉर्मल सस्पेंशन के अंदर जो भी बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, उसकी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। इट मींस कि बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, याद रहे, जब भी मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूंगा, मैं दोनों चीजों को पैरेलल ट्रीट करूंगा। बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम continues to be capitalized, continues to be capitalized. बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम कंटिन्यूज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि जो आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी और जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, कंटिन्यूज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि उसको हम पैरेलल कैपिटलाइज करते रहेंगे, हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते रहेंगे। कब की बात कर रहा हूं? नॉर्मल सस्पेंशन के अंदर। सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल सस्पेंशन की एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था। सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त जिनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का आइडिया हो, कि जब हमने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया, सो आइडियली हमें 15 to 20 डेज का एक गैप देना पड़ता है। बिल्डर करता क्या है? 15 to 20 डेज का एक गैप जरूर देता है। रीजन भी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही होती है, उसकी तेराई होती है, उसकी फाउंडेशन पे उसके पिलर्स को स्ट्रांग किया जाता है। सो इट मींस वो जो 15 डेज का गैप दिया जा रहा है, वो 15 डेज का गैप सस्पेंशन पीरियड है, काम रुका हुआ है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, मैं इसको बाईपास नहीं कर सकता। सो इट मींस इट्स अ नॉर्मल सस्पेंशन। होगा क्या? उस 20 दिन, 25 दिन या एक महीना भी अगर वो नॉर्मल सस्पेंशन रही, सो जो भी बोरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, दैट कंटिन्यूज टू बी कैपिटलाइज। हम उसकी कैपिटलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, हम उसकी कैपिटलाइजेशन को स्टॉप नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन गौर से सुनिएगा, मैंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से स्टे ऑर्डर लग गया, या कोई भी ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ गई जिसकी वजह से मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। हाँ, अब ये जो रुकावट है, अब ये जो सस्पेंशन है, अब ये जो काम रुका है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं था, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं था। याद रखिएगा, एबनॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? एबनॉर्मल किसको कहते हैं? एबनॉर्मल कहते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। एबनॉर्मल किसको कहते हैं? ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉमन रूल है ये। एबनॉर्मल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड, कि आपको नहीं पता था, स्टे ऑर्डर लग गया। सो इट मींस अब ये जो सस्पेंशन है, दैट इज नोन एज व्हाट? एबनॉर्मल सस्पेंशन। और सर, एबनॉर्मल सस्पेंशन में हम करेंगे क्या? What is going to be the treatment as per IS 23? So abnormal suspension के अंदर IS 23 कहता है that the borrowing cost as well as, जब मैं borrowing cost का नाम लूंगा तो साथ में investment income का भी नाम लूंगा, that the borrowing cost and investment income ceases to be capitalized। क्या मतलब? हम उसकी कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे, हम उसकी कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर देंगे, हम उसकी, यानी कि जिस पीरियड के अंदर एबनॉर्मल सस्पेंशन हुई है, उस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एबनॉर्मल, जिस पीरियड में आपकी एबनॉर्मल सस्पेंशन है, उस एबनॉर्मल सस्पेंशन के पीरियड में, उस एबनॉर्मल सस्पेंशन के टाइम पर हम बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, हम उसको एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, सर, इसका मतलब बैंक को इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं है, सही कह रहा हूं मैं? क्या बैंक को इंटरेस्ट देने की जरूरत है? क्या बैंक को इंटरेस्ट देने की जरूरत है?
क्या बैंक को इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तो फिर होगा क्या, उसका करेंगे क्या? एबनॉर्मल सस्पेंशन का जो ड्यूरेशन होगा उसमें हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होंगे। हो सकता है हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी अर्न कर रहे हो, लेकिन उस पीरियड के अंदर होगा क्या, मतलब उसका उसको क्या करेंगे हम? वेरी गुड उजैफा। जी और लोग भी पार्टिसिपेट करें, वेरी गुड। चार्ज करेंगे, हम उसको पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड। हम उसको एक्सपेंस या इनकम ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा, एबनॉर्मल सस्पेंशन के पीरियड में बोरोइंग कॉस्ट भी दे रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम भी ले रहे होंगे, लेकिन एसेट का कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको हम पीएनएल के अंदर चार्ज या क्रेडिट कर देंगे, एज द केस में भी। क्या ये बात सबको क्लियर है? सस्पेंशन का रूल क्लियर है आप सबको? अच्छा, अब एक चीज के अंदर मैं ऐड कर दूं, एक वैल्यू एडिशन दे दूं बस। क्वेश्चन के अंदर जब सस्पेंशन आएगी तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल सस्पेंशन होगी। एग्जामिनर लिखेगा नहीं कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है, नहीं। एग्जामिनर नहीं लिखेगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नहीं लिखेगा एग्जामिनर। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल सस्पेंशन होगी। अगर कुछ ना लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल अली, एग्जामिनर ये कहता है या क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आता है कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च work on the construction site remains suspended. From January till March, the work on the construction site remains suspended. अब यहां पर कुछ नहीं कह रहा एग्जामिनर, एग्जामिनर बिल्कुल साइलेंट हो गया कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो हम अज्यूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि ये एबनॉर्मल सस्पेंशन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जब भी एग्जामिनर सस्पेंशन की बात करेगा बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल होगी, बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल होगी। इसका मतलब यह है कि उस दौरान, उस ड्यूरेशन के अंदर आपने जो भी बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट तो हो रही होगी, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगी। यस एवरीवन, क्या ये सबको रूल क्लियर है? अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। अली, अदील, आयशा, हुजैफा, मरियम, मुस्कान। चलिए जनाब, अब आए जरा इसकी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इसको करना है। अच्छा, एक और रूल साथ साथ देख लेते हैं जरा, सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सीसेशन ऑफ कैपिटल, देखिए कि सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है रुकावट। अदील समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? सस्पेंशन का मतलब होता है रुकावट। रुकावट, रुकावट का मतलब क्या है कि अभी टेम्पररी क्लोज है, टेम्पररी क्लोज है, लेकिन बहुत जल्द रिज्यूम हो जाएगा। अभी अभी थोड़ी सी बात जो है ना खराब हो गई है, अभी थोड़ी बात खराब हो गई है, बताए ना, बताए ना। क्या, क्यों बात खराब हो गई थी भाई? पेपर्स चल रहे हैं, बिजी हैं, घर में शादियां चल रही हैं, सो ये सस्पेंशन कहलाती है, ये सस्पेंशन। अच्छा, एक होता है सीसेशन। सीसेशन का मतलब क्या होता है? सीसेशन का मतलब क्या होता है? सीसेशन का मतलब होता है यानी कि खत्म कर देना, रोक देना, स्टॉप, खलास, एंड, सीज कर देना, एंड कर देना। अच्छा, सीसेशन के अंदर क्या होगा, क्या मतलब कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा, सर कब तक कैपिटलाइज करूं, कब तक कैपिटलाइज करूं? तो आईएस 23 कहता है कि बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, याद रहे दोनों चीजों की बात करो, बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम विल सीज टू बी कैपिटलाइज। अब आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कब कैपिटलाइज नहीं करेंगे? इफ एसेट इज, कौन सा एसिड? वही क्वालिफाइंग एसिड, बिल्डिंग जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर, इफ एसिड इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड।
इफ एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, जिस दिन आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, बस उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद से अब उसकी कैपिटलाइजेशन को आप रोक देंगे। उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद से अब बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और दूसरा आसान तरीका क्या है, लोन अमाउंट इज रीपेड। एसेट की कंस्ट्रक्शन तो चल रही है, लेकिन आपने लोन अमाउंट रीपे कर दिया, और ऑब्वियसली अगर आपने लोन अमाउंट रीपे कर दिया तो डेफिनेटली अब जब लोन ही नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट भी नहीं होगी, तो फिर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होगी। सो इट मींस कि आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब तक करेंगे, व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। जब तक आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद से हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सर लेकिन लोन तो अभी भी हमारे पास है, अभी लोन की रीपेमेंट में तो टाइम है, तो फिर क्या करेंगे? सर बोरोइंग कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे बताएं जरा। बोरोइंग कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे बताएं जरा। जी, बोरोइंग कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे बताएं जरा। वेरी गुड। यानी कि आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, IS 23 कहता है बस दैट्स इट, आज के बाद बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम को कैपिटलाइज नहीं करना। अच्छा सर, अब मैं बैंक वाले को इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। अरे नहीं, तुम बैंक वाले को इंटरेस्ट दोगे, लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। तो ये दो रूल्स अपने पास नोट कर लें, एक सस्पेंशन का और एक सीसेशन का। फिर इन दोनों रूल्स को हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं, दोनों रूल्स को फिर हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। जी, कॉपी कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा। जी, कॉपी कर लिए हैं। चलिए अब आए जरा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कंपनी ए बोरोड $9,000 फॉर 15% पर एनम टू फंड अ प्रोजेक्ट। अच्छा मुझे बताएं कि ये $9,000 जो बोरो किए, ये क्यों बोरो किए? टू फंड अ प्रोजेक्ट। कौन सी बोरिंग है? कौन सी बोरिंग है ये? कौन सी बोरिंग है ये? जी, कौन सी बोरिंग है ये? वेरी गुड, इट्स अ स्पेसिफिक बोरिंग। वेरी गुड, इट्स अ स्पेसिफिक बोरिंग। अच्छा फिर इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अच्छा कब लिया था वो लोन, कब लिया है? ऑन 1 जनवरी 2016। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर मेड ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अच्छा अब जो एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर क्या है? ऑन 1 मार्च 2016 $2,500 का एक्सपेंडिचर क्या है? $2,500 का एक्सपेंडिचर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, लोन लिया था हमने 1 जनवरी पे, एक्सपेंडिचर हमने किया है ऑन 1 मार्च 2016 पे। मुझे बताएं कि आपका जो क्राइटेरिया है, कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है, वो कब मीट कर रहा है? कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब मीट कर रहा है? 1 जनवरी पे या 1 मार्च पे? जी, 1 मार्च पे। याद रहे, हम नो डाउट लोन 1 जनवरी को ले चुके हैं, लेकिन चूंकि कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया 1 मार्च में मीट कर रहा है, सो इट मींस कि 1 मार्च
फर्स्ट मार्च पे आपकी कैपिटलाइजेशन यहाँ पर मीट कर रही है, फर्स्ट मार्च को आपकी कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर मीट कर रहा है। तो इट मींस कि क्या हमने जनवरी फरवरी में इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा बल्कि पीएनएल में चार्ज होगा। खैर आगे देखते हैं जरा। फिर अगला एक और एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया था ऑन 1 अक्टूबर 4200 अनयूज्ड अमाउंट। अगर कोई अच्छा, अनयूज्ड अमाउंट का मतलब क्या है? सरप्लस ऑफ फंड। अनयूज्ड अमाउंट का मतलब क्या है? दैट इज द सरप्लस ऑफ फंड। अनयूज्ड अमाउंट का मतलब क्या है? दैट इज द सरप्लस ऑफ फंड। सरप्लस ऑफ फंड के बारे में क्या कह रहा है कि सरप्लस ऑफ फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं एट द रेट ऑफ 9% और बोरिंग कॉस्ट है हमारी दैट इज 15%। खैर अब आगे सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है आपके पास द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड, सस्पेंशन आ रही है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट। मंथ ऑफ ऑगस्ट, अगस्त के महीने के अंदर आपका प्रोजेक्ट सस्पेंडेड रहा। सर ये कौन सी सस्पेंशन है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल सस्पेंशन है। एंड रिज्यूम्ड इन सितंबर, यानी कि सिर्फ एक महीने की सस्पेंशन है, सिर्फ एक महीने की सस्पेंशन है। एंड कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर, यानी कि ईयर एंड पे कंप्लीट हुआ है, ईयर एंड पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अच्छा करना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। दोनों चीजें, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज भी कैलकुलेट करना है और इसी तरीके से आपने ये भी बताना है कि पीएनएल में, यानी कि वही काम जो हमने प्रीवियस दो क्वेश्चंस के अंदर किया था, सेम वही काम यहां पर करना है। पहले बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बताना है, फिर ये बताना है कि बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल में कितना रिकॉर्ड होगा। चले आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले आपसे कहा था कि जब भी आपके पास कहा जाए कि स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन है, आपने आंख बंद करके, आपने आंख बंद करके करना क्या है? आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या है वो दो चीजें? बताएं जरा, क्या दो चीजें कैलकुलेट करनी है? नंबर वन बताएं जरा, जल्दी से बताएं क्या दो चीजें कैलकुलेट करनी है? एन कॉस्ट, अदील ये कौन सी कॉस्ट है ये? हाँ बी कॉस्ट। और बताएं शाबाश। बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, वेरी गुड। बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आए जरा देखते हैं इसके अंदर। कुछ कॉलम्स हमने बनाए थे छोटे छोटे से, पीरियड, अमाउंट, परसेंटेज, मंथ्स और फाइनली दैट इज द बोरिंग कॉस्ट या स्लैश इन्वेस्टमेंट इनकम, ऐसे ही। अच्छा और ये अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये रिक्वायर्ड ए कैलकुलेट कर रहे हैं। रिक्वायर्ड ए के अंदर आपने बताना है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। चले आए जरा देखते हैं इसके अंदर पीरियड। सर मुझे बताएं कि कैपिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो कब से मीट कर रहा है? कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब से मीट कर रहा है? कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब से मीट कर रहा है? 1 जनवरी से, 1 मार्च से। वेरी गुड। इट मींस कि 1 मार्च। अच्छा 1 मार्च से लेके कब तक? गौर से सुनिएगा। मार्च, अप्रैल, बहुत ध्यान से, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सही कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं? मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं जरा, सही कर रहा हूं? जल्दी से बताएं जरा। आप लोग वॉइस के थ्रू माइक भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माइक इशू कर लें, चैट बॉक्स में अगर सुस्ती हो रही लिखने में तो माइक भी यूज कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सही कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं मैं? वेरी गुड हुजैफा। नहीं मुस्कान, अगस्त काउंट नहीं करूंगा ना मैं। यस वेरी गुड मरियम, क्योंकि अगस्त के महीने में सस्पेंशन है, अगस्त को स्किप करना पड़ेगा मुझे। जिस पीरियड में सस्पेंशन भी है, एबनॉर्मल सस्पेंशन भी है, उस पीरियड की ना तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और ना ही इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी। आई रिपीट, जिस पीरियड में सस्पेंशन भी है, एबनॉर्मल सस्पेंशन भी है, उस पीरियड की ना तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना ही इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी। मुस्कान समझ रही हैं आप मेरी बात? इट मींस कि मैं यहां पर अभी क्या करूंगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि पहले तो 31 जुलाई तक ले रहा हूं। गौर से सुनिएगा, अगस्त स्किप कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में सस्पेंशन थी। एंड रिज्यूम्ड इन सितंबर, सितंबर में फिर रिज्यूम हो गया।
तो 1 सितंबर, फिर सितंबर से कब तक? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि कंप्लीशन कब हुआ है, एसेट कब कंप्लीट हुआ है? दिसंबर में। इससे पहले अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं वहां पर रोक देता, लेकिन अभी फिर कैलकुलेट कर रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 4 महीने यहां पर आ रहे हैं जी। क्या ये डेट्स वाली कहानी समझ में आ रही है जी? क्या ये डेट्स वाली कहानी समझ में आ रही है? हालांकि डेट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अली, मैं ये डेट की बात कर रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट की डेट की। तुम कौन सी डेट की बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रही। अब वो तुम्हारा अपना इशू है यार। अच्छा सुन इधर, अली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अली वंस मोर, दिस इज फॉर यू अली, अली दिस इज फॉर यू। फिर से सब सुनिएगा जरा प्लीज। हाँ हाँ, खजूर, मैं भी खजूर ही बोल रहा हूँ, खजूर, अजवा खजूर तुझे समझ में नहीं आ रही है। अजीब आदमी है, बिल्कुल सस्ता आदमी। अच्छा अब सुनना जरा, फिर से सुन अली, सुन। देख भाई, हमारे कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा था 1 मार्च से। अली इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने जनवरी क्यों नहीं लिखा, समझ में आ रहा है तुझे? हालांकि लोन हम जनवरी में ले चुके थे, लेकिन मैंने जनवरी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा अली? क्योंकि मेरी कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया 1 मार्च को मीट कर रहा है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे बाबा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 1 मार्च ना। जिस दिन तुम्हारा एक्सपेंडिचर इनकर हो जाए, जिस दिन तुम्हारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, और जिस दिन तुम्हारी बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाए, यानी कि लोन ले चुके हो, तो उस दिन तुम्हारा कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट कर जाएगा। 1 मार्च से लेके अब मैं बोला कब तक कैपिटलाइज करूं, कब तक कैपिटलाइज करूं? तो मैं कैलकुलेट करता गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर रुक गया मैं। क्यों? अरे इसलिए रुक गया अली, क्योंकि यहां पर अगस्त के मंथ में सस्पेंशन है, रुकावट है, और ये बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल सस्पेंशन है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एबनॉर्मल सस्पेंशन का उसूल बताया कि ये जो आपके पास एबनॉर्मल सस्पेंशन होगी, इसमें इनकर होने वाली बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम सीजेस टू बी कैपिटलाइज, यानी कि हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब मैं बैंक को इंटरेस्ट नहीं दूंगा। दू तुझे कान के नीचे, तू देगा बैंक को इंटरेस्ट, लेकिन एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, वो पीएनएल में जाएगा। अली आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इसीलिए मैंने करा किया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैंने जुलाई के एंड पे रोक दिया इसको, मैंने जुलाई के एंड पे रोक दिया। सर बस यहीं तक? अबे नहीं यार, अगस्त के महीने में सस्पेंशन थी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिज्यूम इन सितंबर। सितंबर में धंधा फिर स्टार्ट हो गया, और सितंबर से लेके कब तक चलता रहा? 31 दिसंबर तक, क्योंकि एसेट कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक मैं लेकर गया उसको। अच्छा, मार्च से लेके जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने ये, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये। सही कह रहा हूं मैं? वेरी गुड अदील, 9 मंथ्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सारा भूल नहीं जाऊं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। यार ये मंथ्स वाली कहानी मुझे पता है समझ में ही नहीं आई, अगर नहीं समझ में आई मैं फिर रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जरा बताएं, क्या ये मंथ्स वाली कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अली भाई, अली आप बताएं, खजूर आ गई क्या? डेट समझ में? अजवा, वो, वेरी गुड। अच्छा अमाउंट, मुझे पता है अमाउंट, याद रखिएगा बोरिंग कॉस्ट अब भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक एक ही बकवास कर रहा हूं, हमेशा बोरोड अमाउंट लेंगे, हमेशा बोरोड अमाउंट लेंगे। मुझे नहीं कंसर्न कि तुमने कितना खर्चा कर दिया, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कितने पैसे बच गए। तुमने लोन कितने का लिया था ये बताओ, $9,000 का, उस पर सूद कितना परसेंट हो गया? 15%। जी खवातीन और हजरात, प्लीज कैलकुलेट करके बताएं जरा। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। हाँ मेरा भाई, 1012.5, यही आ रहा है? चेक कर ले प्लीज, जरा चेक कर ले। आप ये मत समझेगा मेरा पार्ट टाइम को ऐसा काम है। यस, क्या पार्ट टाइम काम है मेरा क्या? जफा, नॉटी। चलिए ना, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम
इन जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? चुप अली, कीप क्वाइट, क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुझे मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी। क्या मेरी बात सुन रहे हो? ये जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी। हाथ में दर्द हो गया साले, बोलो। जी, क्या मेरी बात सुन रहे हो? अच्छा अब सुनना जरा। जब मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम ले रहा हूं तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट इनकम की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया भी मीट करेगा 1 मार्च से? ऐसा ही है। अच्छा अब मार्च से लेके कब तक? पहले तो देखते हैं कि यार मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड था भी क्या नहीं था। $9,000 बोरो किए थे, जिसमें से 1 मार्च को 2500 यूज कर दिए एक्सपेंडिचर। इसका मतलब 9,000 में से 2500 तो गयो। अब मुझे बताएं मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना है? मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना है? मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना है? बोलो बोलो, टेल टेल। 6,500, वेरी गुड। मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना है? 6,500। अच्छा ये सरप्लस ऑफ फंड के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है हमें? 9%। अब देखना ये कि कब तक के कैपिटलाइज होगा। अब सुना जरा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या मैं अगस्त काउंट करूंगा? क्या मैं अगस्त काउंट करूंगा? बताओ। नो। क्या मैं अगस्त काउंट करूंगा? बताओ। नो। क्या मैं अगस्त काउंट करूंगा? बताओ। नो। क्यों काउंट नहीं कर रहा? क्यों काउंट नहीं कर रहा? बताओ क्यों काउंट नहीं कर रहा? क्यों काउंट नहीं कर? यस मरीम, क्यों? क्या हो गया? क्यों काउंट करूंगा मैं? अगस्त क्यों काउंट नहीं कर रहा? मुझे बताएं। बताएं सब मरियम को क्यों क्यों अगस्त काउंट नहीं कर रहा? अगस्त क्यों काउंट नहीं कर रहा मैं? बताएं सबको, सब बताएं, मरियम को बताएं। सस्पेंशन है, जी हाँ। मैं कितनी देर से क्या कर रहा हूं? जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी। यानी कि अगर अगस्त के मंथ में सस्पेंशन थी और आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की तो इसका मतलब उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज नहीं होगी। मरियम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी मरियम, क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? ओके। तो इसका मतलब ये है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक। बट दिस इज नॉट द एंड, गौर से सुनो। अगस्त में सस्पेंशन थी लेकिन सितंबर में काम स्टार्ट हो गया, ऐसा ही है। और जब सितंबर में काम स्टार्ट हो गया इसका मतलब सस्पेंशन खत्म हो चुकी है। और सस्पेंशन खत्म होने का मतलब ये है कि 1 सितंबर से कैपिटलाइजेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी। 1 सितंबर से लेके कब तक कैपिटलाइजेशन रहेगी बताएं जरा? 1 सितंबर से लेके कब तक कैपिटलाइजेशन रहेगी? दिसंबर तक। इसको दिसंबर लिख दूं आगे। ओनली सितंबर, वेरी गुड। क्यों? अभी मैं फिलहाल सितंबर ही काउंट करूंगा। रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि अक्टूबर के अंदर मेरा एक और खर्चा हुआ है, मेरा सरप्लस ऑफ फंड कम हो जाएगा। सुनते हो? 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक काउंट करूंगा। क्या मतलब? कि सर ये जो मेरे पास 6,500 का सरप्लस ऑफ फंड है, ये 6,500 का जो सरप्लस ऑफ फंड है ये सितंबर तक का था सिर्फ। अक्टूबर में मैंने एक और खर्चा कर दिया है और खर्चा करने की वजह से मेरा सरप्लस ऑफ फंड कम हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अदील, गौर से सुनना। अदील, हुआ कुछ यूं कि 1 मार्च से लेके 31 जुलाई तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब मैंने सब
सितंबर से फिर कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दी। अब सितंबर का पूरा महीना रखने के बाद तुमने 1 अक्टूबर पे 4,200 रुपए खर्च कर दिए। क्या मतलब कि भाई टोटल तेरे पास 9,000 थे, जिसमें से तूने पहले ही दिन यानी कि 1 मार्च को 2,500 खर्च कर दिए। 6,500 तुम्हारे पास सरप्लस ऑफ फंड था। ये मार्च में भी था, अप्रैल में भी था, मई में भी था, जून में भी था, जुलाई में भी था, अगस्त में भी था। वो अलग बात है कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन पैसे तो पड़े हुए थे ना तेरे पास फारिग। फिर सितंबर में भी था, लेकिन अक्टूबर में जब मैं आया तो अक्टूबर में 6,500 का नहीं था मेरी जान, मेरे चंदा। उसमें से 4,200 तूने खर्च कर दिए। तो अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है, अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है, अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है। मैं कबूल करता हूं इस बात को, लेकिन 6,500 नहीं है। अदील तो मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है, लेकिन 6,500 नहीं है। जी हाँ, यानी कि 4,200 माइनस करेंगे, कितना बच रहा है? 2,300 बच रहे हैं। अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है, मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा तुझे। अक्टूबर में सरप्लस ऑफ फंड है, लेकिन वो 2,300 है। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। जी मुझे बताएं जरा, अली क्लियर है? हुजैफा, मरियम, मुस्कान। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। सर, इन्वेस्टमेंट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड सरप्लस ऑफ फंड। बेसिक रूल है, सरप्लस ऑफ फंड। सरप्लस ऑफ फंड कैसे पता चलेगा? कि जो आपने खर्च कर दिया उसको माइनस कर दें। 1 मार्च में जब मेरा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट किया, उस दिन 9,000 में से मैंने 3,500 ऑलरेडी स्पेंड कर दिए। इसका मतलब सरप्लस ऑफ फंड वाज 6,500 फ्रॉम मार्च। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन अगस्त में भी 6,500 मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड था। वो अलग बात है, मैंने कैपिटलाइज नहीं किया तो मैंने उसको स्किप कर दिया। सितंबर में भी मेरे पास 6,500 का सरप्लस ऑफ फंड था, लेकिन फिर मुझे यहां पर पता चला कि 1 अक्टूबर पे मैंने 4,200 और खर्च कर दिए। सो इट मींस अक्टूबर ऑनवर्ड से मेरे पास जो सरप्लस ऑफ फंड था, फिर वो 6,500 नहीं था, बल्कि वो 2,300 था। सो ऑब्वियसली फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 9% आपके पास इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। और अच्छा, मुझे इसके नंबर ऑफ मंथ्स बताएं। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त हटा के सितंबर, यानी कि 6 मंथ। सही कह रहा हूं मैं? और ये एक महीना यहाँ पर, सॉरी एक नहीं, माय बैड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। जी मुझे बताएं जरा, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? जी क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? यानी कि पहले जो 6,500 का इन्वेस्टमेंट इनकम है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर जो रिमेनिंग 2,300 का जो सरप्लस ऑफ फंड है उस पर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। 6,500 का जो इन्वेस्टमेंट इनकम जो कैपिटलाइज होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने। अगस्त अगर सस्पेंशन ना होती तो वो भी काउंट करता। सितंबर यानी कि 6 मंथ्स, 6,500 पे सूद कमाया, और 3 महीने 2,300 पे सूद कमाया। इसका 292.5 आ रहा है, और इसका 51.75 आ रहा है।
ये दोनों का मिला के इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही देखें जरा, दोनों की मिला के इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है? 344.75। इसको बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो नेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना होगा बताएं जरा। 668.25। जी प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन बताएं जरा, क्या ये बात क्लियर है? जी एवरीवन मुझे बताएं जरा, क्या ये बात क्लियर है सबको? इसको कॉपी करें, फिर हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे। हम याद रहे ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इसकी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, कि पीएनएल में कितना रिकॉग्नाइज होगा। जी कॉपी कर ले तो बताएं मुझे जरा। चले अब करना क्या है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि बोरिंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, कि कितनी बोरिंग कॉस्ट है जो कि पीएनएल के अंदर रिकॉग्नाइज होगी, कितनी बोरिंग कॉस्ट है जो कि पीएनएल के अंदर रिकॉग्नाइज होगी। बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। चले आए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। अब पहले बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, पहले बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, पहले बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अगेन उसी फॉर्मेट पे करते हैं जरा। पीरियड, अमाउंट, परसेंटेज, मंथ्स एंड बोरिंग कॉस्ट। चल अब मुझे एक बात बताएं कि हमने लोन लिया था 1 जनवरी पे, लोन लिया था हमने 1 जनवरी पे, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी और फरवरी ये दो वो मंथ्स हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं किया। और जब कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो क्या हम बैंक को इंटरेस्ट नहीं देंगे? क्या हम बैंक को इंटरेस्ट नहीं देंगे बताएं जरा मुझे, क्या हम बैंक को इंटरेस्ट नहीं देंगे? क्या हम बैंक को इंटरेस्ट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा बल्कि उसको हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, विच मींस कि यहां पर जो आपके पास आएगा सबसे पहले दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टिल 28 फेब, दैट इज जनवरी एंड फेब्रुवरी, जनवरी एंड फेब्रुवरी, जनवरी एंड फेब्रुवरी,
2 महीने आपके जनवरी एंड फरवरी, ये 2 महीने आपके पास यहां पर हो गए। अच्छा, अमाउंट, अमाउंट 9,000। अच्छा, एक और बात, सिर्फ जनवरी और फरवरी, फिर मार्च में जो आपने किया वो कैपिटलाइज हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे मंथ्स कैपिटलाइज होते गए, ये सारे मंथ्स कैपिटलाइज होते गए। अगस्त, क्या अगस्त का, क्या अगस्त का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हुआ है क्या? क्या अगस्त का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हुआ है क्या, बताएं जरा। नो, अगस्त का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब वो भी पीएनएल में जाएगा। सो इट मींस 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, यानी कि अगस्त के पूरे महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो भी पीएनएल में जाएगा। फिर इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ्स कैपिटलाइज हुए हैं। सो इट मींस कि जनवरी, फरवरी 2 महीने ये, और अगस्त, ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट था ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये पीएनएल के अंदर चार्ज होगा at the rate of 15%, multiply by 3 and divided by 12। जी मुझे बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रहे हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल में जा रहा है। 3375.5, 337.5। जी क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रहे हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कितनी अमाउंट है जो पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, जो कैपिटलाइज नहीं हो रहा वो पीएनएल में जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब आते हैं जरा इन्वेस्टमेंट इनकम पे। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर भी सेम इसी तरीके से काम होगा। सर कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट किया है 1 मार्च पे, मार्च से पहले यानी कि जनवरी और फरवरी के अंदर, जनवरी और फरवरी के अंदर, यानी कि 1 जनवरी से लेके 28 फेब तक, मुझे बताएं क्या हमारे पास, क्या हमारे पास सरप्लस ऑफ फंड था, बताएं जरा। क्या हमारे पास सरप्लस ऑफ फंड था? और अगर था तो कितना था, बहुत ध्यान से बताइएगा। अगर था तो कितना था, बहुत एहतियात से बताइएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। 9,000 पूरा था, क्यों? क्योंकि 1 मार्च पे हमने खर्चा किया है, तो इट मींस जनवरी और फरवरी में सरप्लस ऑफ फंड 9,000 पूरा मौजूद था। देखिए हमने 9,000 यहाँ पर जब बोरो किए, तो उसका पहला जो एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया वो हमने 1 मार्च पे किया। तो इट मींस कि जनवरी और फरवरी में सरप्लस ऑफ फंड था, दैट इज 9,000, और ये हमने इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन इसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा है फ्रॉम 1 मार्च। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, एवरी बॉडी एंड सोल। अच्छा, एक और चीज, एक तो ये हमने देख लिया कि आपके पास यहाँ पर जो है वो 1 जनवरी से लेकर 28 फेब, फिर इसके बाद मार्च के अंदर भी सरप्लस ऑफ फंड था 6,500 का, लेकिन उसका इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या अगस्त के मंथ में भी कोई सरप्लस ऑफ फंड था? क्या अगस्त के महीने में भी कोई सरप्लस ऑफ फंड था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या हमने इसको कैपिटलाइज किया था? 2 सवाल पूछे मैंने। क्या अगस्त के मंथ में कोई सरप्लस ऑफ फंड था? दूसरा सवाल, क्या हमने इसको कैपिटलाइज किया था? हाँ, यानी कि कैपिटलाइज नहीं किया था, क्यों? क्योंकि सस्पेंशन था। तो इट मींस कि 1 अगस्त से लेके
31 अगस्त तक, यानी कि पूरा महीना सरप्लस ऑफ फंड था, लेकिन हमने इसको कैपिटलाइज नहीं किया था। है कोई जो बता सके कि सरप्लस ऑफ फंड था कितना? सरप्लस ऑफ फंड था कितना, कोई बता सकेगा मुझे? सरप्लस ऑफ फंड कितना था? वेरी गुड, वेरी गुड। कितना था सरप्लस ऑफ फंड, बताओ सब। 9,000 ही था? 6,500, वेरी गुड। यानी कि सरप्लस ऑफ फंड जो हमारे पास था दैट वाज 6,500। और ये कितने मंथ्स का हो गया? पहले तो ये वाला बताएं। जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने का चार्ज होगा, यानी कि 2 महीने का रिकॉर्ड होगा। और ये 1 महीने का रिकॉर्ड होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम, 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है? 135 एंड 48.75। और दोनों की मिला के कितनी आ रही है इन्वेस्टमेंट इनकम? 180 समथिंग। प्लस करना है जानी इन दोनों को। एक बोला 183, एक बोला 153। 183.75। 183.75, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। अच्छा, ये हमने क्या कैलकुलेट किया सर? ये वो अमाउंट है जो पीएनएल में जाएगी। ये अमाउंट पीएनएल के अंदर चार्ज होगी, यानी कि एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी। और ये पीएनएल के अंदर क्रेडिट होगी, यानी कि इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगी। इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगी, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। आसान जबान में समझाऊं तो सर, जब भी हम यहाँ पर पीएनएल का कैलकुलेट करेंगे, तो पीएनएल का कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट इनकम और बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आपने 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, कि कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया जिस पीरियड में मीट ना किया हो। नंबर 2, जिस पीरियड में सस्पेंशन हो। और नंबर 3, सीजेशन, यानी कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन रुक गई है, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बोरोइंग अभी भी हुई हुई है, इंटरेस्ट अभी भी जा रहा है, तो याद रहे उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। आई रिपीट, बिफोर कैपिटलाइजेशन, बिफोर कैपिटलाइजेशन, ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड आफ्टर सीजेशन। ये 3 बातें याद रखनी है, ये पीएनएल की जीनत बनेगी। आई रिपीट, बिफोर कैपिटलाइजेशन, ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड आफ्टर सीजेशन। ये 3 हिस्सों में, यानी कि ये 3 वक्त का जो इंटरेस्ट है, ये 3 वक्त का जो बोरिंग कॉस्ट है, ये 3 वक्तों का जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो पीएनएल में जाएगा। आई रिपीट, कैपिटलाइजेशन से पहले, सस्पेंशन के दौरान और सीसेशन के बाद का जो ये ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है, इसमें जो भी बोरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये बात समझ में आती है? जी ख्वातीन हजरात, क्या ये बात समझ में आती है? क्या आप सबने ये कॉपी कर लिया है? किसी ने अगर कॉपी नहीं किया तो बता दे प्लीज। कॉपी, गुड। चल अब एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें जल्दी से, शाबाश। बहुत ध्यान से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा। उसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। खुद से ट्राई करें, शाबाश। और दोनों चीजें बतानी है, ठीक है? ए पार्ट बी और बी पार्ट बी। यानी कि आपने बताना है कि कितना कैपिटलाइज होगा। जी, ड्यूरिंग एबनॉर्मल सस्पेंशन हो सैफ अली। ड्यूरिंग एबनॉर्मल सस्पेंशन जो भी बोरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम होगी पीएनएल में जाएगी। इसमें कैपिटलाइज का भी बताना है और वही आपने पीएनएल का भी बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस। वही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टार्ट करें जरा प्लीज। मैं भी ट्राई करता हूँ, जरा देखें। सबसे पहले मैं ए रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ। देखिएगा मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को माशाल्लाह आता है। मैं थोड़ा सीख रहा हूँ अभी।
सबसे पहले आपने बताना है कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, स्पेसिफिक बोरिंग का अगर क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर पीरियड, अमाउंट, परसेंटेज, मंथ्स, बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज द बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब मेरे पास कह रहे हैं कि इसके अंदर लोन जो मैंने लिया है दैट इज ऑन 1st ऑफ फेब। अब ध्यान से कीजिएगा जरा, 1st फेब को मैंने लोन लिया, 1st जनवरी को नहीं लिया, 1st फेब को लोन लिया है और लोन का जो अमाउंट है दैट इज 10,000, तो ये एज इट इज आ जाएगा। परसेंटेज है 14, ये हम एज इट इज लिख देते हैं, जो आसान चीजें हमने पहले लिख दी इसके अंदर। अच्छा, लोन हमने 1st फेब को लिया लेकिन कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया 1st मार्च को मीट कर रहा है, सो इट मींस 1st मार्च से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर भी सस्पेंशन है और अगेन यहाँ पर भी सस्पेंशन जो है वो अगस्त के मंथ की ही सस्पेंशन है और सितंबर में काम रिज्यूम हो गया, 31 दिसंबर पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। सो इट मींस कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करेंगे, अगस्त काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 31 ऑफ जुलाई। सो मार्च से लेके जुलाई तक हम यहाँ पर लेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो ये आपके पास 5 मंथ्स हो जाएंगे। फिर जुलाई के बाद अगस्त को हटा दें तो 1st ऑफ सितंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो टोटल 9 मंथ्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 12। कितना आ रहा है जरा बताएं, इसका आंसर कितना आ रहा है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 1050। ये बोरिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब आते हैं जरा इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर। असल जो सोचना पड़ता है ना थोड़ा सा, वो इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरप्लस ऑफ फंड देखना है हमें, सरप्लस ऑफ फंड देखना है। सरप्लस ऑफ फंड कितना पड़ा हुआ है ये हमें इसके अंदर देखना होता है। तो सरप्लस ऑफ फंड को देखने की वजह से थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा कि सरप्लस ऑफ फंड कितना है। खैर, अब आए जरा देखते हैं कि सरप्लस ऑफ फंड, अगेन कैपिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो तो 1st मार्च से ही मीट कर रहा है। 1st मार्च से, 1st मार्च से हम लेके चलते हैं और 1st मार्च पे लेकिन मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड है कितना, सरप्लस ऑफ फंड है कितना, क्या 10,000 पूरा है। 1st मार्च पे सरप्लस ऑफ फंड कितना है, 1st मार्च पे सरप्लस ऑफ फंड कितना है, 1st मार्च पे सरप्लस ऑफ फंड कितना है। 1st मार्च पे सरप्लस ऑफ फंड कितना है, 3,500, गुड, 3,500। और उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9% के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। अच्छा, 1st मार्च से देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं कर रहा। क्यों काउंट नहीं कर रहा अगेन सर, इसलिए क्योंकि अगस्त के महीने में सस्पेंशन थी। अच्छा, सितंबर, सितंबर से काउंट करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, सितंबर से लेके कब तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या नवंबर भी काउंट करूं मैं, क्या नवंबर भी काउंट करूं मैं, बताएं जरा, क्या नवंबर भी काउंट कर लूं। नो, नवंबर काउंट नहीं करेंगे, सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर। क्यों क्यों रोक दिया, क्योंकि नवंबर में हमने एक्सपेंडिचर कर दिया कितना, 3,500। अच्छा, जैसे ही 3,500 का एक्सपेंडिचर किया, अब मुझे बताएं मेरा सरप्लस ऑफ फंड कितना रह गया, अब मेरा सरप्लस ऑफ फंड कितना रह गया, जीरो, वेरी गुड। अब कोई सरप्लस ऑफ फंड नहीं है, कोई सरप्लस ऑफ फंड नहीं है। इट मींस के कितने मंथ्स का काउंट होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने ही हो गए, सितंबर एंड अक्टूबर, टोटल 7 मंथ्स का, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट इनकम हम कैलकुलेट करेंगे जो कि कैपिटलाइज होगा। क्या सही कर रहा हूं मैं ये, अगर सही कर रहा हूं तो मुझे इसकी अमाउंट बताएं कितनी आ रही है, 183.75। और इन दोनों को जब लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आ रहा है, 866.25। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है।
ओके गुड अदील, अभी देख लेते हैं जरा। अच्छा, अब आते हैं जरा बी पार्ट। बी पार्ट पे, बी पार्ट में हमें करना क्या है? बी पार्ट में हमें क्या करना है? हमें बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करनी है। पीएनएल के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करनी है। तो आए जरा देखते हैं कैसे होगा हमारे पास। चलिए अगेन, पहले हम बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ कॉलम्स हम फिर से बना लेते हैं। नंबर वन, पीरियड, अमाउंट, परसेंटेज, मंथ्स और बोरोइंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन इस दफा हम पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अच्छा, पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए मैंने क्या कहा कि बिफोर कैपिटलाइजेशन, ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड आफ्टर सीजेशन, ये सब पीएनएल में जाएगा। बिफोर कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट किया 1 मार्च। क्या 1 मार्च से पहले लोन था? क्या 1 मार्च से पहले लोन था? बताएं जरा। क्या 1 मार्च से पहले हम लोन ले चुके थे? बताएं बताएं जल्दी बताएं। क्या हम 1 मार्च से पहले लोन ले चुके थे? क्या हमने 1 मार्च से पहले हमने लोन लिया था? और कब लिया था? कब लिया था? 1 पे। कब लिया था हमने? फर्स्ट का मतलब ये है, मैं अब जनवरी नहीं लूंगा, 1 फेब। अच्छा, 1 फेब से लेके 28 ऑफ फेब। क्यों? क्योंकि मार्च में कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई। सो 1 फेब से लेके 28 फेब तक, 1 फेब से लेके 28 फेब तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अली, अली, मरियम, मुस्कान। अच्छा, कितना अमाउंट था? कितना अमाउंट था? दैट इज कितना अमाउंट था? 10,000 एट द रेट ऑफ 14%। अच्छा, अब सुनिए जरा। 1 फेब से लेके 28 फेब तक, 1 फेब से 28 फेब। अच्छा, इसके अलावा और कोई सस्पेंशन, और कोई सस्पेंशन पीरियड था? ये तो हो गया बिफोर कैपिटलाइजेशन। ड्यूरिंग सस्पेंशन, यस सर, सस्पेंशन का एक आपके पास मंथ था, दैट इज 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड के अंदर भी जो आपके पास बोरिंग कॉस्ट होगी वो पीएनएल का पार्ट बनेगी, वो पीएनएल का पार्ट बनेगी, उसको हम पीएनएल के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा ही है। तो इट मींस टोटल 2 महीने की बोरिंग कॉस्ट पीएनएल के अंदर इंक्लूड की जाएगी, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसके अलावा जो मंथ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब कैपिटलाइज हुआ है। कितना अमाउंट आ रहा है बताएं जरा। 233.33। ये बोरिंग कॉस्ट वो है जो पीएनएल के अंदर जाएगी और पीएनएल के अंदर चार्ज होगी, एक्सपेंस है ये। चले अब आते हैं जरा इन्वेस्टमेंट इनकम, कि इन्वेस्टमेंट इनकम पीएनएल के अंदर कितनी जाएगी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी जाएगी। सर, जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज हुई थी। अगेन यहां पर भी हमें क्या देखना है? बिफोर कैपिटलाइजेशन। बिफोर कैपिटलाइजेशन इसका मतलब हमने लोन लिया था 1 फेब को, इसलिए हम जनवरी ले ही नहीं सकते, लोन लिया ही 1 फेब को है। अच्छा, 1 फेब से लेके 28 फेब तक मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड था, लेकिन कितना था? है कोई जो बता सके कि मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना था? वेरी गुड, 10,000 था। सर वो तो 3500 नहीं था भाई, 3500 1 मार्च के बाद हुआ है। फेब्रवरी के मंथ में तो पूरा अमाउंट आपके पास मौजूद था और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 9%, 9% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्यों? फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। मार्च में, मार्च में आपने एक्सपेंडिचर किया, कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया भी मीट कर दिया, सरप्लस ऑफ फंड 3500 था, सरप्लस ऑफ फंड 3500 था, लेकिन वो कैपिटलाइज हो रहा था।
फिर इसके बाद पहला हो गया बिफोर कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो मंथ है वो कौन सा है? सस्पेंशन का जो मंथ है वो बताए कौन सा है? सस्पेंशन का जो मंथ है वो कौन सा है? ये फरवरी एक मंथ है ना अली, 1 फेब से लेके 28 फेब तक। अगस्त आ रहा है अभी अली, अगर तुम ये कह रहे हो ना तो ये अगस्त आएगा अभी, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। लेकिन अली यहाँ पर जो सरप्लस ऑफ फंड है ना वो 3500 है। समझ इस बात को, मैं 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकता, क्योंकि ये 10,000 के ऊपर 9% सूद नहीं कमाया हमने 2 महीने का। 10,000 पे जो सूद हमने कमाया है वो 1 महीने का कमाया है, बाकी जो सूद कमाया है वो 3500 पे कमाया है, वो भी 1 महीने का। तो 2 महीने हैं अली, मैं तेरी बात से सेकंड करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 महीना 10,000 के ऊपर सूद कमाया और 1 महीना 3500 के ऊपर सूद। अली वाली गेटिंग में पॉइंट? चले, ये फर्स्ट वाले का बताएं क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है बताएं जरा। 75। और सेकंड वाले का क्या आ रहा है बताएं। 26.75 या 26.25? 26.25। इसका मतलब ये कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना बन रहा है? 101.25। 101.25 बन रहा है। तो ये आपके पास क्या है? ये इन्वेस्टमेंट इनकम है जो कि पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगी, और ये चार्ज नहीं होगी बल्कि ये आपके पास होगी क्रेडिट। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या ये टॉपिक समझ में आया? इसको कॉपी कर ले जरा प्लीज। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो आ रही है, आप घर से प्लीज ट्राई करेंगे। ये बेसिकली 8 और 9 एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहा है कि पीएनएल में कितनी अमाउंट आएगी, और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैपिटलाइज कितना होगा। डेटा सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस जैसे हम ए और बी पार्ट करते थे ना, इसके अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन बना दिए गए। सो इन विच यू हैव टू टेल दैट व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, एंड हियर यू हैव टू स्टेट दैट व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों आपने घर से ट्राई करने। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड का लास्ट छोटा सा पार्ट रह गया, दैट इज जनरल बोरिंग। वो इंशाल्लाह हम जनरल बोरिंग के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर